So students, we have discussed a lot of things today. We have discussed a lot of things in this camp about CAM from the beginning. हमने CAM की शुरुआत की, हमने इंट्रोडक्शन किया, जॉब को सेट करना सीखा, कोऑर्डिनेट एक्सेसेस के बारे में सीखा, ठीक है, और उसके ओरिएंटेशन के बारे में सीखा, फिक्सचर्स ऑपरेशंस में क्या क्या कैड और सिस्टम इस्तेमाल होते हैं वो सीखा, है ना, कैड के मॉडल डिजाइन के बारे में सीखा, फाइल कन्वर्जन, है ना, मशीनिंग ऑपरेशन जो आपके होते हैं वो सीखा हमने, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हमने सीखी है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीखा, है ना, मटेरियल कंसिडरेशन सीखा, एनसी में किस तरह से टर्न होता है वो सीखा, मेलिंग के ऑपरेशन किस तरह से होते हैं, होल किस तरह से ड्रिल होता है, टूल मोशन पैरामीटर्स और ज्योमेट्री किस तरह से बननी है, ये सारी हमने चीजें सीखी। और इनफैक्ट अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने टूल पाथ जनरेशन के बारे में भी सीख लिया, ठीक है। अब इतना आपने कर लिया, अब इसके बाद एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल में जब प्रोडक्ट बन गया आपका आपका मशीनिंग हो गई, तो उसके बाद अब हमको क्या है, पोस्ट प्रोसेसिंग चीजों को भी देखना पड़ता है। तो उसके बाद भी हमारे पास कुछ चीजें जो हैं हमें करनी रह जाती हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है सीएनसी पोस्ट प्रोसेसिंग वो ये है स्पेसिफिकेशंस और कैपेबिलिटीज सीएनसी मशीन टूल ये क्या करेगा, वेरी करेगा, वेरी फ्रॉम वन टू अनदर, ओके। वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और फाइल जो बनेगी उसे हम क्या करेंगे, फाइल को मॉडिफाई करेंगे, तो इससे क्या बनेगा, क्रिएट करेंगे हम एनसी प्रोग्राम बनेगा। और ये प्रोग्राम कहां से बनेगा, ऊपर जो हमने डिस्कस किया अभी टूल पाथ जनरेशन से डिस्कस किया, तो ये वो कटर लोकेशन सीएल डेटा, ये जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है टूल पाथ जनरेशन, ये जो कटर है, कटर लोकेशन, ये जहां जहां भी जाएगा वहां पे एक क्या कर देगा, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बना देगा, है ना, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, यानी कहां कहां गया तो उसके बेसिस पे एक एनसी प्रोग्राम बन जाएगा, क्रिएशन हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम बन जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग कॉमनली जो कह देते हैं वो कह देते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। और जो एनसी प्रोग्राम जो यहाँ से बन के आया है, ये स्टोर किया जाएगा, फिर इसका जो है सिमुलेशन चलेगा, मतलब मशीन लर्निंग के बाद फिर से सिमुलेशन होगा, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में फिर से सिमुलेशन होगा, है ना। उसके बाद उसकी सिमुलेशन के बाद फिर स्क्रीन पे एडिटिंग या मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से चीजें चलेंगी, ठीक है। तो देख लीजिए हम लोग इसका जो एक बार सर्किट बना देते हैं, ये जो हमने पढ़ा है अब तक का, ये है एक कैम सिस्टम, ठीक है। और ये कटर लोकेशन सीएल डेटा आउटपुट, है ना, करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको प्रोसेसर में एनसी पोस्ट प्रोसेसर में ले जा रहे हैं, उसके बाद इसको टेप आउटपुट दे दो और इसको फिर वापस चढ़ा दो, टेप पे आउटपुट में दे दो और इसको वापस चढ़ा दो सीएनसी मशीन, ठीक है। एनसी पोस्ट प्रोसेसर, कटर लोकेशन की डेटा ऑपरेशन, फिर टेप आउटपुट इसका किस तरह से निकलना। एनसी पोस्ट प्रोसेसर में जब यहाँ पे सिमुलेशन हो गई, समझ रहे हो, मशीन लर्निंग हो गई है ना, सिमुलेशन के बाद इसमें ये जो चीजें होंगी इस टेप में क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी यहाँ पे, और बार बार फिर इसमें मशीन में चलेंगी और यहाँ पे प्रोडक्ट का आउटपुट आता जाएगा, प्रोडक्ट का जो होगा आउटपुट आता जाएगा मन मुताबिक, जैसा आप कहें वैसा, ठीक है। तो ये आपका जो है एनसी पोस्ट प्रोसेसर है ना। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसफर,
ट्रांसफर किस तरह से होता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफर किस तरह से होता है। ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग डेटा फ्रॉम CAD टू CNC, CAD से CNC, ये किस तरह से होता है, ये किस तरह से होता है। CAD डेटा को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इस कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर में, जैसे एनसी हो गया, CNC हो गया, है ना, CAD पैकेज हो गया कोई, ठीक है। और इसमें क्या है, एक्सपोर्ट करेंगे इसमें, और इसमें फाइल्स कौन कौन सी लगेंगी, न्यूट्रल फाइल्स, जैसे कि स्टेप, IGES या DXF फाइल्स, ठीक है। तो अब इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसको हम लोग देखते हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है वो इस तरह से, पहला है टेक्निकल ड्राइंग आपके पास थी, टेक्निकल ड्राइंग आपके पास थी, आपने CAD डेटा से बना ली, ठीक है, CAD सॉफ्टवेयर से आपके पास टेक्निकल ड्राइंग थी। अब इसको आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करिए डिजाइन को, एक्सपोर्ट योर डिजाइन टू CNC कंपैटिबल, CNC कंपैटिबल CAD फाइल फॉर्मेट। इसका मतलब समझ लीजिए एक तरह से एक्सटेंशन चेंज कर रहे हैं, जैसे आप लोग करते हैं ना, .jpg को PDF में कन्वर्ट कर दिया कई बार, तो उसी तरह जो डिजाइन है उस फाइल का एक्सटेंशन जो है आपका अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग होगा, उसको आप CNC कंपैटिबल, यानी CNC की जो लैंग्वेज जो समझता है CNC, है ना, वो आपकी APT लैंग्वेजेस समझता है, तो ये इस APT लैंग्वेज के किसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये .drawing.CAD ऐसे करके जो फॉर्मेट होगा इसको कन्वर्जन करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से। और जो आपके CNC मशीनिंग में जो आपके यूज होते हैं फॉर्मेट्स, CNC मशीनिंग में फॉर्मेट्स यूज होते हैं वो होते हैं स्टेप एंड IGES, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये ओपन सोर्स हैं और स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। तो ये वहां पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट किया, इसको स्टेप फॉर्मेट में मान लो ले आए, स्टेप और IGS में, IGS फॉर्मेट, स्टेप और IGS फॉर्मेट, एक्सपोर्ट करो फ्रॉम योर ओरिजिनल, ये मतलब बन गया आपका स्टेप और IGS फॉर्मेट, यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये आपका था कैसा, ये है आपका CNC कंपैटिबल, ये जो चीज है आपकी वो है CNC कंपैटिबल, ठीक है। अब CNC में अगर आप इसको डाल दिए तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट्स कर देगा, मशीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट्स हो जाएगा, प्रोडक्ट कंप्लीट्स, ठीक है। और इस तरह से इसमें क्या होगा, कोई भी कन्वर्जन एरर नहीं होगा आपके पास, ठीक है। समझ गए आप किस तरह से ये सारी चीजें हमें करनी है। अब हम देखते हैं कि टिपिकल CNC सिस्टम्स में आपके पास कौन कौन से फंक्शंस जो है अवेलेबल है, उन फंक्शंस को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक बार हम CNC के बारे में देखते हैं सही से, यहाँ पे फंक्शंस CNC, फंक्शंस ऑफ CNC सिस्टम में देखिए आपके पास क्या क्या है,
पहला कंट्रोल्ड एक्सेस, ठीक, दूसरा मैक्सिमम प्रोग्रामेबल डायमेंशंस, तीसरा मल्टी क्वाड्रेंट सर्कुलर इंटरपोलेशन, ठीक, रैपिड ट्रैवर्स, ठीक है, एग्जैक्ट स्टॉप, रेफरेंस पॉइंट रिटर्न, ठीक है, डेसिमल पॉइंट इनपुट, ठीक है। इसके अलावा है इसमें रेडियस प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम नंबर डिस्प्ले, ठीक, ऑप्शनल ब्लॉक स्किप, ठीक, ऑफसेट, ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं सीएनसी सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, और मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, फीड लॉक का सिस्टम, ठीक है, चाहे आप मशीन का ले लो चाहे आप सिंगल ले लो, ठीक है। फिर आप ले लो सेल्फ डायग्नोस्टिक, स्टोर्ड स्टॉप चेक या स्पिंडल की स्पीड, ठीक है। ये एक सेट के हो गए आपके। फिर इधर देखिए और क्या कहें, एक्सेसेस, कंट्रोल्ड एक्सेसेस, इधर कंट्रोल्ड एक्सेसेस थे, कुछ साइमल्टेनियस एक्सेसेस थे, साइमल्टेनियस एक्सेसेस, लीनियर इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन देखिए लीनियर भी हो सकता है सर्कुलर भी हो सकता है, थ्रेड कटिंग, फीड रेट ओवरराइड, ठीक है, ऑटो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बारे में भी है, ऑटो एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, ठीक, ड्वेल, ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग, ठीक। फिर अब आपके पास एस टी और एम कोड भी है इसमें, ठीक है। 12 के बाद इसमें है, 12 के बाद है इसमें एक्स रेडियस, एस टी एम कोड, प्रोग्राम नंबर, ठीक है, प्रोग्राम नंबर, कैंड साइकिल, ठीक है, बैकलैश कंपनसेशन, रीसेट, फिर इंक्रीमेंटल फीड, फिर आपका है ड्राई रन, रजिस्ट्रेबल प्रोग्राम्स, है ना, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा की प्रोटेक्शन भी है इसमें, इमरजेंसी स्टॉप, डेटा प्रोटेक्शन, इमरजेंसी स्टॉप, और फिर लास्ट में आपका बिल्कुल लास्ट में पीएमसी है, प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोल, पीएमसी, प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोल, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं टिपिकल सीएनसी सिस्टम्स में, है ना, हमारे पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं टिपिकल सीएनसी सिस्टम्स में, है ना। ये सारे फंक्शंस से
आप लोग समझ लीजिए ये सारे फंक्शन से हमारी प्रोग्रामिंग चलती है। प्रोग्रामिंग में आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये फंक्शंस यहाँ लिखे हैं, है ना। इनकी मदद से आप अपने टूल को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आराम से ले जा सकते हैं, ठीक है। कटिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं, कटिंग का रेडियस दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इंटरपोलेशन यानी किस तरह से वो घूमेगा, है ना, चाहे वो कॉन्वेक्स शेप में होगा या कॉनकेव शेप में, इस तरह से जाएगा। क्या बैकलैश देना है, मान लीजिए थोड़ा बहुत छोड़ना है कटिंग में, तो बैकलैश क्या देना है, ठीक है। फिर फीडिंग इंक्रीमेंटल होगी या एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से होगी, है ना, ये चीजें आप उसमें देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी भी हैं, और नाम से ही इसका हर एक फीचर जो है, नाम से ही हर एक फीचर के बारे में बहुत ही एविडेंट है, नाम से ही। तो धीरे धीरे जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ आएगा कि हाँ, हम किस तरह से ये चीजों को प्रोग्रामिंग में सेट करना है। ये जो फंक्शंस अवेलेबल है सीएनसी सिस्टम में, हमें किस तरह से इन फंक्शंस का इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो अब ये तो हमने फंक्शंस अपने पढ़े। अब इसके अलावा इसमें कुछ फीचर्स भी हैं, ठीक है। हर एक फीचर्स को पहले हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद में मैं एक एक फीचर के बारे में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, ठीक है। तो ये जो फीचर्स हैं, फीचर्स अवेलेबल इन टिपिकल सीएनसी सिस्टम। कौन कौन से फीचर अवेलेबल हैं टिपिकल सीएनसी सिस्टम में? पहला है ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम टूल पाथ। ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम टूल पाथ, ओके। तो इसमें किस तरह का टूल पाथ जो आपका टूल है वो फॉलो करेगा, ये टिपिकल सीएनसी सिस्टम में पहले से पता रहता है, ठीक है। और इसको लाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको वर्कपीस का क्या पता चल जाएगा, शेप पता चल जाएगा, है ना। और फिर शेप अगर आपको पता चल गया तो फिर आपको जो आपको मशीनिंग करनी है उससे रिलेटेड आप टूल पाथ वहां सेट कर देंगे, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसमें ओवरऑल मशीनिंग जो होगी, ओवरऑल मशीनिंग मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ सबसे बड़ा फायदा है, मतलब दूसरा फीचर्स है फीड स्पिंडल ओरिएंटेशन। फीड स्पिंडल का ओरिएंटेशन किस तरह का है? ये है आपका डिजिटली कंट्रोलेबल एसी स्पिंडल मोटर। एसी स्पिंडल मोटर, ये इससे क्या होगा, ओरिएंटेशन फास्ट एंड एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब इसके अलावा फीड स्पिंडल ओरिएंटेशन मतलब स्पिंडल्स का जो ओरिएंटेशन का डायरेक्शन है वो किस तरह से होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ स्पिंडल्स आपके जो हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेंस में मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक्सिस का भी ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट फीचर है वो है ऑटोमेटिक फीड रेट ओवरराइड, ठीक। ऑटोमेटिक फीड रेट ओवरराइड, इसमें मतलब कि अब जो फीड रेट है, मतलब अब आपका जो मशीन है, मशीन में जो वर्कपीस जाएगा, वर्कपीस किस स्पीड से, वर्कपीस स्पीड जो मशीनिंग के लिए जाएगा फॉर मशीनिंग,
ये वो स्पीड होती है फीड रेट, है ना। फीड रेट की ये डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि भैया फीड रेट में आप बताओ कि किस स्पीड से जो है आपका वर्कपीस आप भेजेंगे मशीनिंग करने के लिए। और स्पिंडल स्पीड या फिर टूल की कटिंग स्पीड वो स्पीड होती है जिससे टूल जो है किस स्पीड से काटता है, मतलब किस किस स्पीड से मशीनिंग करेगा, है ना, किस स्पीड से डेप्थ ऑफ कट उसमें जो स्पेसिफाई होगा, या तो उस स्पीड से किस स्पीड से वो मशीनिंग करेगा, वो आपका हो जाएगा डेप्थ ऑफ कट या फिर आपकी टूल की स्पीड हो जाएगी, मशीनिंग स्पीड। ओके, तो ये आपका ऑटोमेटिक फीड रेट ओवरराइड है, और इसमें एक ही रेट प्रोग्राम है, ओनली वन फीड रेट इज प्रोग्राम, ओनली वन फीड रेट इज प्रोग्राम्ड, ठीक है ना। कहाँ कहाँ एक फीड रेट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, देखो पॉकेट मिलिंग में, पॉकेट मिलिंग में, है ना। ये पर ऑटोमेटिक फीड रेट ओवरराइड क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेता है कि ऑप्टिमल फीड रेट क्या होना चाहिए, फीड रेट क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस द फीड रेट क्या होना चाहिए इन कटिंग के लिए, कटिंग के लिए क्या फीड रेट होना चाहिए, है ना, या फिर कॉर्नर कटिंग के लिए। अब इसके अलावा अगला फीचर है वो है हाई स्पीड टैपिंग। हाई स्पीड टैपिंग, इसमें जो स्पिंडल का रोटेशन है, स्पिंडल रोटेशन, ठीक है, ये डिजिटली कंट्रोल्ड है, ठीक है। और जेड एक्सिस फीस और जेड एक्सिस फीड जो होगी, इसमें जो जेड एक्सिस फीड आप जो जिससे भेज रहे हैं वर्कपीस को, वो भी इससे सिंक्रोनाइज्ड होगी, मतलब इसके साथ तालमेल कुछ बैठा के रखेंगे। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यही होता है, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड। और इस एडवांस डिजाइन से फायदा क्या है, हाई स्पीड, हाई स्पीड, हाई प्रिसीजन, हाई स्पीड हाई प्रिसीजन टैपिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये रहा आपका हाई स्पीड टैपिंग से जुड़ी हुई चीज। अब हम लोग देखते हैं इसके जो कटिंग, हाई स्पीड कटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्टूर्स है, मतलब कॉन्टूरिंग मतलब इंटरपोलेशन का सेंस क्या है, कॉन्टूरिंग का मतलब वो अब हम लोग को देखना है, ठीक है। तो हाई स्पीड कटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्टूर्स ये किस तरह से होगी, है ना, ये हो पाएगी इंटरपोलेशन से, शॉर्ट डिस्टेंस इंटरपोलेशन, मतलब आपका किस सेंस में जो है आप कटिंग कर रहे हो, ठीक है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव शेप में। कटिंग टूल को जो है आप जो है क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ये उसका मतलब होता है। ये हो गया आपका शॉर्ट डिस्टेंस इंटरपोलेशन, ठीक है। और ये 32 बिट या 64 बिट प्रोसेसर से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो है वो है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पोजीशन डिटेक्शन, डिटेक्शन पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए क्या काम करना है,
ये एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल दो तरह की कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के साथ ये काम करता है, डायमेंशनिंग के साथ, एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग या इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम डायमेंशनिंग के साथ। तो एब्सोल्यूट पोजीशन डिटेक्शन में क्या होगा, एब्सोल्यूट में हमेशा जो है जहां पे होगा वहीं से जो है वो डायमेंशंस को क्या करेगा, जोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। बल्कि जैसे यहाँ पे ओरिजिन से 0 था और यहाँ 10,10 से, तो अगली बार इंक्रीमेंट एब्सोल्यूट में जब डायमेंशंस की बात आएगी, जब यहाँ कोऑर्डिनेट्स की देने की बात आएगी, तो ये 10,10 ही लेगा। बल्कि इंक्रीमेंटल में अगर यहाँ पे हो तो ये 0,0 हो जाएगा जी, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो 0 से मान के फिर जो है नई डायमेंशनिंग या फिर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन डिटेक्शन में क्या है, मशीन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे उसे वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती है। मशीन डजंट नीड टू रिटर्न टू इनिशियल स्टेट बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है 7, ऑटोमेटिक सेंटरिंग। ये भी एक फीचर है आपकी सीएनसी मशीन। ऑटोमेटिक सेंटरिंग ये इसमें वर्क कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, मशीन के वर्क कोऑर्डिनेट्स, मशीन के जो भी वर्क कोऑर्डिनेट्स हैं ऑटोमेटिकली मूव किए जा सकते हैं, ठीक है, और मशीनिंग बिगिन की जा सकती है, ठीक है। तो ये फायदा है इसका। एडेप्टिव फीड रेट कंट्रोल, ये भी एक फीचर है। अडेप्टिव फीड रेट कंट्रोल ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा लोड की, मॉनिटरिंग द लोड ऑन एक्सेल मोटर, ठीक है, लोड की मॉनिटरिंग करेगा। एंड जेड एक्सिस सर्वो मोटर, दोनों की मॉनिटरिंग करेगा ये फंक्शन, एडेप्टिव फीड रेट कंट्रोल, ठीक है। और ये क्या करेगा, और दूसरी बात है, ऑप्टिमल कटिंग कंडीशंस को जो है डिटरमाइन करे रहेगा मशीन, ओके। ये आपका एडेप्टिव फीड रेट कंट्रोल का है फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर है। अगला का है टूल पाथ स्टोरेज। टूल पाथ स्टोरेज, जो आपका टूल है वो कौन से पाथ से घूम के जा रहा है ना, ये जो भी टूल की मोशन है, टूल मोशन, तो टूल मोशन क्या करेगा, स्टोर कर लेगा अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा, ठीक है। जहां भी टूल ब्रेक हुआ है ना, तो ये मेमोरी क्या काम करेगी, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो क्या होगा, जहां टूल ब्रेक होगा, नया टूल लगा, न्यू टूल, अब ये यहाँ मेमोरी में तो था, ये वापस से उसे ओरिजिनल जो इसका पाथ है वो क्या करेगा, रिट्रेस करके वापस से कटिंग वगैरह शुरू कर देगा, ठीक है। तो टूल पाथ का स्टोरेज जो है बहुत अच्छे से इसमें निभाया जाता है, ठीक। अगला जो फीचर है वो है डिफ्लेक्शन कंपनसेशन। डिफ्लेक्शन का कंपनसेशन इसमें होता है कहां पे, विद रिस्पेक्ट टू वन एक्सिस, एक एक्सिस से अदर एक्सिस के लिए, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन का कंपनसेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ऑप्टिमाइजेशन है कटिंग कंडीशंस की, मतलब किस तरह से कटिंग करनी है,
उन कंडीशंस के बारे में आप ऑप्टिमाइजेशन कर लो, ठीक है ना। इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज आप इस्तेमाल करो, है ना। टूल सिलेक्शन और कटिंग पैरामीटर्स का बढ़िया से ध्यान रखो, ठीक है। तो ये आप ऑप्टिमाइज कर लो इस तरह से कटिंग कंडीशंस को। फिर आप लैडर सर्किट डिस्प्ले, लैडर सर्किट डिस्प्ले, ये कहां पे होगा, ये कहां के लिए इस्तेमाल है, फॉर CRT डिस्प्ले टू इंडिकेट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये ओपन एंड क्लोज पोजीशन है सर्किट की, ओपन एंड क्लोज पोजीशन ऑफ सर्किट है, ठीक है। पोजीशन ऑफ सर्किट जो डिस्प्ले होता है आपका CRT डिस्प्ले में डिस्प्ले होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं भी कोई भी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये लैडर सर्किट से आराम से पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आपकी लैडर सर्किट इंटरनल होगी, अंदर आपके CNC मशीन्स के अंदर हो सकती है। तो उन प्रॉब्लम्स को जो है आराम से ये फीचर डिटरमाइन कर देगा और वहां पे हम जाके CRT डिस्प्ले इस और देखेंगे कहाँ पे एक्चुअली में CRT डिस्प्ले कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले। पहले सिस्टम मॉनिटर्स जो है ऐसे ही बन के आते थे, अब तो LED LCD का जमाना है, LCD से फिर LED का जमाना आ गया। तो पर ये CRT डिस्प्ले में वहाँ एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर देगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, तो वहां जहाँ प्रॉब्लम आ गई है वहां हम उसको ठीक कर देंगे और उसका मेंटेनेंस और रिपेयर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से CNC मशीन के ये फीचर्स जो है CNC मशीन को अपने आप में एक यूनिक सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। जो इसके फंक्शंस हमने अभी डिस्कस तो ये फीचर्स और फंक्शंस आप देख सकते हैं। आपने जो है एक बार लगा दिया प्रोग्राम, उसमें जो है वर्कपीस जो है लगाते चले गए और धीरे धीरे करके वो आपका मशीनिंग करता चला गया, आप निकालते चले। और एकदम फैक्ट्री फिटेड जैसे कह सकते हैं, इट्स सुपर फिनिश्ड, है ना। तो ये जो चीजें जब हमको मिलने लगी तो हम फिर हैंड का इस्तेमाल क्यों करेंगे इन सब चीजों के लिए। जो ऑपरेशंस हमारे पास हैं, होनिंग लैपकिंस आर ऑलवेज डूइंग द परफेक्ट काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। तो ये अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। मिलिंग में भी बहुत फायदा है, ड्रिलिंग में भी बहुत फायदा है, मतलब एडवांटेजेस है, टर्निंग में भी बहुत एडवांटेजेस है। हमारे एफर्ट्स को इसने बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया है, हमारी स्ट्रेन को कम कर दिया है। हमारी जो परफेक्शन के पीछे का जो हमारा एम रहता है उसने इसको पूरी तरह से कवर अप कर दिया है, पर्पस सॉल्व कर दिया है। तो CNC मशीन, DNC मशीन, NC मशीन जो ये भी जिस तरह का भी यहाँ पे वर्जन्स निकले हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन के बाद, ये जो हमारे पास रेवोल्यूशन आया है, ये थर्ड जेन मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन जो आया हमारे पास, इट्स वेरी यूनिक इन इट्स ओन काइंड, ठीक है। तो अब हमारे पास और भी रेवोल्यूशन आ रहे हैं इससे रिलेटेड, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आ ही गया है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो चीजें आ रही हैं इनसे हमारा बहुत बहुत मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएंगे और उससे रिलेटेड जो हमारी प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, परफेक्शन है, वो बढ़ता चला जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल है, इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसी के साथ जो है स्ट्रेंथ है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, मटेरियल की स्ट्रेंथ है, जो भी उसकी परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। तो जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो बढ़ जा रहे हैं इस ऑटोमेशन के युग में, ठीक है। तो CAM and CAD are playing a very important role. And now since we have discussed a lot of things today, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो प्रोग्रामिंग। अब जो बचती है वो कोर प्रोग्रामिंग बचती है। CNC प्रोग्राम्स के बारे में हमने अब तक जो भी डिस्क्रिप्शन था वो देख लिया। इसके बाद हमारे पास जो बचती है वो कोर प्रोग्रामिंग बचती है। आई थिंक वी आर रनिंग short of time today, so we will be discussing this in next class. Okay, so if in the case if you have any doubt left regarding this today's lecture, today's topic, you can just ask me. Okay, so thank you, thanks a lot.